So this session will be about safe online or mobile banking. So basically, before beginning the session, जैसे हम last time discuss कर रहे थे कि we need to have a basic idea कि online banking या mobile banking है क्या, ठीक है? तो आप लोग कौन सा UPI या digital payment use करते हो अपनी day to day life में? Google Pay, anybody is using? Okay, Google Pay you are using. Anything else? मैम नेट बैंकिंग. Net banking, phone pay, फोन पे, गूगल पे. तो सर उनको क्या कहा जाता है, इन एप्स को क्या कहा जाता है? इंटरफेस. ओके, कोई बात नहीं, कोई भी रैंडम चीज आपके दिमाग. एप्लीकेशन, इंटरफेस. यस, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आप भी कुछ कह रहे हैं? Unified payment And interface. UPI payment. यस, दैट्स राइट. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है. तो सर ये यूपीआई गवर्नमेंट का है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का है? Private organization का है. authorized by RBI. एक सेकंड, ये आवाज नहीं आ रही है. हेलो, और कोई भी पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज. Madam, these are the private interfaces. They are just providing their interface. ओके, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इंटरफेस, राइट? तो जब भी हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं या डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंकिंग. वन इज द इंटरनेट बैंकिंग, जैसे किसी पार्टिसिपेंट ने भी कहा था. वन इज द इंटरनेट बैंकिंग एंड अदर इज द मोबाइल बैंकिंग, जो हम अपनी मोबाइल डिवाइस से कर सकते हैं, ठीक है? मोबाइल बैंकिंग के अंदर भी वी हैव अगेन टू ऑप्शंस. ईदर वी आर यूजिंग द बैंकिंग की ऐप, एसबीआई की ऐप यूज कर रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्राइवेट बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, या फिर आप कोई वॉलेट्स यूज कर रहे हो, डिजिटल वॉलेट्स का यूज कर रहे हो, ठीक है? या फिर एक जो न्यू टेक्नोलॉजी है क्यूआर कोड वाली, जिसमें आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं एंड द पेमेंट गोज. ये एक वो टेक्नोलॉजी भी है. So let's have a look at first at the UPI part. Right? So this is about the classification. One is the internet banking, another is the mobile banking. ज्यादा फोकस इस सेशन में हमारा यूपीआई के ऊपर रहेगा, यूपीआई और क्यूआर कोड के ऊपर, और उस पे किस तरीके से स्कैम्स हो सकते हैं. आई थिंक ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, हिंदी इज ओके विद यू? यस मैम. ओके, थैंक यू सो मच. Yes, ma'am. ठीक है. सो यूपीआई के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. यूपीआई बेसिकली क्या है, जैसे कि काफी पार्टिसिपेंट्स ने बताया भी, दैट इट्स अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है? ये एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है. अब क्वेश्चन ये उठता है, ये बनाया किसने है, क्या ये ऑथराइज्ड है, और ये किस बेसिस पे बनाया गया था, ठीक है? तो इन 2016 आरबीआई ने सोचा कि एक पेपरलेस इकोनॉमी के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जब आपका रुपया प्रिंट हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर. तो पेपरलेस इकोनॉमी के लिए दे वांटेड टू मूव टुवर्ड्स कैशलेस ट्रांजैक्शंस, राइट? सो जो आरबीआई था, उनके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई. उन्होंने क्या किया, दे थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अप विद अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर आपकी रियल टाइम पेमेंट हो जाएगी फ्रॉम बैंक टू वन बैंक टू अनदर बैंक, राइट? अभी क्या होता है, जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग पे जाके आप पेमेंट करते हो, यू एड अप ईदर एड अ बेनिफिशियरी और यू डू अ आईएमपीएस, राइट? आईएमपीएस की कोई फुल फॉर्म बता सकता है मुझे? IMPS की ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, IMPS की मैम इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस. मैम फर्स्ट वर्ड इज ठीक है, इमीडिएट ठीक है मैम. ओके. इमीडिएट Money. पेमेंट सर्विस मोबाइल नहीं है मैम, क्योंकि IMPS को आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो ना. सो अच्छा, ठीक है. इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यस. Madam, instant money payment system. इंस्टेंट मनी, हाँ जी, ठीक है सर, ये भी कह सकते हैं, बट इट्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस. तो उस आईएमपीएस के बेसिस के ऊपर आरबीआई और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केम अप विद द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. सीएससी वालों को पता होगा, जो नॉन सीएससी बैकग्राउंड से है, वो ये है कि जब भी आप किसी बड़ी एप्लीकेशन को, सपोज एक मोबाइल एप्लीकेशन पे पोर्ट इन करना चाहते हो, एक मोबाइल उसका एक स्मॉलर वर्जन लेके आना चाहते हो, यू वांट टू हैव अ स्मॉलर कोड फॉर इट, और यू नो, मतलब एक उसी का स्मॉलर वर्जन. आईएमपीएस भी क्या होता है, अभी आपका 365 डेज 24/7 यू कैन ट्रांसफर, राइट? लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इंस्टेंटली आपका जो है एक स्मॉल एपीआई आपको प्रोवाइड किया है ऑन द मोबाइल एप्स, राइट? और ये इंटर बैंक पीयर टू पीयर ट्रांसफर अलाउ करता है, और पर्सन टू मर्चेंट भी. आप किसी दुकानदार को भी जाके पे कर सकते हो, या आपने आपस में भी ट्रांजेक्शंस करनी है, दैट आल्सो यू कैन डू. So in 2016 जो NPCI थी, they came up with this very popular means of digital payment, जो बहुत फेमस है इस टाइम पे, और ये कि इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है? किसी भी बैंक से अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में यू कैन डू इट यूजिंग एन यूपीआई बेस्ड ऐप.
और ये जो सर्विस है इट अलाउज अ यूजर टू लिंक मोर देन वन बैंक अकाउंट। अभी आईएमपीएस से आप अपने अकाउंट से ही कर सकते हो ना, यूपीआई के अंदर क्या है, अपने मल्टीपल अकाउंट्स, योर सेविंग्स, योर करंट, बहुत सारे जितने भी 3-4 आपके अकाउंट है उसको आप एक ही यूपीआई आईडी के साथ लिंक कर सकते हैं, देन यू कैन मेक योर पेमेंट्स, जो आईएमपीएस में अवेलेबल नहीं था, राइट। मोर वन बैंक अकाउंट ऑन यूपीआई ऐप ऑन द स्मार्टफोन टू सीमलेसली इनिशिएट द फंड ट्रांसफर्स, राइट। इस सर्विस को यूज करने के लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, यू नीड टू हैव योर अकाउंट, राइट। अकाउंट जो है आपका बैंक के अंदर, उस अकाउंट, वो वाला अकाउंट आपका इस मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, सिर्फ एक ये रिक्वायरमेंट है। हम द रीजन वी आर डिस्कसिंग द रिक्वायरमेंट्स हियर इज, जो इसमें फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, जो आपको इसको लेके केवाईसी के लिए कॉल्स आते हैं या जो भी फ्रॉड होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संस्था आपसे क्या चीज पूछ सकती है। देखो बैंक के अंदर जब आप अपना अकाउंट खुलवाने जाते हो, वो अपनी ऑथेंटिकेशन करते हैं अपने लेवल पे, उसके बाद बैंक आपको, प्लीज नोट दैट, बैंक आपको कभी भी फोन नहीं करेगा कि आप हमें अपने बारे में ये बताइए, आप अपना कार्ड बताइए, आप अपना पिन बताइए, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। सो प्लीज मेक श्योर केवाईसी के लिए बैंक या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको कभी भी कॉल नहीं करता है, दे ऑलरेडी हैव योर क्रेडेंशियल्स विद यू। और जब भी आप यूपीआई, किसी भी यूपीआई ऐप पे अपना अकाउंट बनाते हो, तो यू आर गिवन अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अब एड्रेस का जैसे फॉर कंप्यूटर साइंस पीपल लाइक वी हैव एन आईपी एड्रेस, वी हैव अ मैक एड्रेस। फॉर नॉन कंप्यूटर साइंस जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, ठीक है, एक हमारा होम एड्रेस है, एक हमारा होम टाउन में, एक जहां हम काम कर रहे हैं, सो देयर आर 2 एड्रेसेस। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका एक वो यूनिक एड्रेस क्रिएट कर देता है उसके ऊपर, उसी को आपका यूपीआई आईडी भी कहा जाता है, @ICICI.co.in, इस तरीके से करके काफी सारे जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, इस तरीके का एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट हो जाता है, विच इज उस एड्रेस को देख के आप नहीं बता सकते कि इस पर्सन का दिस इज द मोबाइल नंबर, या उससे आपकी क्रेडेंशियल्स के बारे में नहीं पता चल सकता, वो एक वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है, वो वर्चुअली क्रिएट किया गया, सो दैट इज अ वीपीए और द यूपीआई आईडी। So VPA stands for the virtual payment address, and this address is used for making the transfers, right? So according to the statistics, जो 2022 में इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन्स हुई थी, जो पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स हम कहते हैं, वो यूपीआई से होगी या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होगी, राइट। प्रीपेड जो ट्रांजेक्शन्स थी वो सबसे ज्यादा यूपीआई से ही की गई, एंड यूपीआई क्लॉक्ड ओवर 74.05 बिलियन ट्रांजेक्शन्स ओनली इन द ईयर 2022। और टॉप यूपीआई एप्स जैसे आप सबने भी बताया भी, दैट फोन पे वाज वन, यू आर ऑल यूजिंग गूगल पे, यू आर यूजिंग पेटीएम, यू आर यूजिंग। सो सिंस वन ऑफ द पार्टिसिपेंट आस्क्ड कि जो यूपीआई किसने बनाया है, एनपीसीआई ने बनाया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक आरबीआई की ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ आरबीआई और एनपीसीआई ने अपनी तरफ से सिर्फ एक ही यूपीआई ऐप बनाई है, जो कौन सी ऐप है? भीम, दैट्स राइट। सो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, किसी को पता है कि वो कौन सी ऐप है जो गवर्नमेंट की तरफ से यूपीआई ऐप प्रोवाइड करी गई है? भीम, दैट्स राइट। सो भीम ऐप, राइट। सो भीम ही एक ऐप है जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब बनाई गई है, उन्होंने ही डेवलप की है, बट ऐसा नहीं है कि यूपीआई के ऊपर और कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। फोन पे, गूगल पे, दीज आर ऑल थर्ड पार्टी एप्स, दीज आर नॉट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट ने इनको बिल्डअप नहीं किया एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो यूपीआई के अंदर मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है, यूजुअली क्या होता है कि सपोज देखिए, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें तो अभी एट प्रेजेंट आई ऑल्सो हैव, आप सबकी ये मेरे पास भी है अभी, एंड डेटा दीज डेज इज वेरी इजी टू गेट एक्सेस टू, मुश्किल नहीं है। तो ये 3 चीजें तो बहुत इजी है। तो बेसिकली क्या होता है, फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, आपको जब कॉल करते हैं, दे कॉल यू विद सच डिलीजेंसी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कॉल करते हैं, ओके यू आर दिस एंड दिस। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली फर्स्ट प्रोसेस। पहले तो आपने दिमाग में रख लेना, बैंक आपको कभी कॉल नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको कोई ये बंदा कॉल करके कह रहा है, ओके आपके यूपीआई में गलती से मेरे से इतने ट्रांसफर हो गए, दिस इज अ रिसेंट फ्रॉड जो 2023 में मुंबई में हुआ है, लोगों को कॉल करके उन्होंने कहा ऐसा ऐसा गलती से हमारा आपके उसमें ट्रांसफर हो गया, तो आप प्लीज इसको वापस कर दीजिए, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जब उसको वापस पे करने जाते हैं, तो दे इंस्टॉल अ मालवेयर ऑन देयर फोन्स, और उस मालवेयर को इंस्टॉल करके जो भी ओटीपीज है, जो भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को वो बाईपास करके, एंड द मनी इज विथड्रॉन, एंड यू वोंट बिलीव 1 करोड़ रुपीज, सॉरी, इस तरीके से 81 पीपल से इस तरीके से वहां पे मुंबई में लूटा गया। लेटेस्ट केस है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कोई ये कह रहा है कि गलती से पैसे आ गए हैं, आप उन्हें कहो बैंक में मैं बताऊंगा, ठीक है, बिकॉज योर यूपीआई विल बी लिंक टू योर बैंक। आप उनसे कहो कि अगर आपको अपने पैसे चाहिए, प्लीज कॉन्टैक्ट योर ब्रांच और द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। आपने अपनी तरफ से कभी भी किसी के भी गलती से पैसे आ जाए, नेवर डू दैट, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिकॉशन इज दिस, एंड दे आर गोइंग टू मेक ये तो स्टेप्स है कि फ्रॉडस्टर्स क्या कर सकते हैं, टेक्निकल इशू बोल सकते हैं, आपसे केवाईसी मांग सकते हैं। सो दीज आर बेसिक थिंग्स। पहला फ्रॉड जो यूपीआई के अंदर आता है वो कौन सा, आपका फिशिंग स्कैम। फिशिंग के बारे में आई थिंक बहुत सारी बात हो गई है, यू हैव अ बेसिक आइडिया कि फिशिंग कैसे हो सकती है। फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग 3 टाइप की होती है। फिशिंग जो ईमेल के थ्रू होती है, विशिंग जो
फोन पे आपसे बात करते हैं, ओके आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वोडाफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो स्मिशिंग होती है वो आपको फेक एसएमएसेस आते हैं पर्सोनेटिंग टू बी ये। जो एसएमएस वाला होता है, कभी भी आपको सर्विस प्रोवाइडर एक 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से मैसेज नहीं करेगा। दे हैव देयर ऑथराइज्ड कस्टमर केयर नंबर्स जो अलग से आते हैं, जैसे वीएम समथिंग समथिंग, टीडी समथिंग समथिंग। सो यू हैव टू मेक श्योर कि 10 डिजिट मोबाइल नंबर से कभी भी आपको कोई भी एसएमएस आता है फॉर केवाईसी और एनी अदर इंफॉर्मेशन, सो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। दे आर ऑल फ्रॉड्स, दे आर नॉट ऑथेंटिक। सो व्हेन कम्स टू फिशिंग इन केस ऑफ यूपीआई, वो कैसे हो रहा है कि फेक पेमेंट लिंक आपको भेज दिया जाएगा। सपोज अभी मैं आपको आके कहूँ कि फॉर टू अटेंड दिस लेक्चर क्लिक ऑन दिस लिंक, you will not think once, you will click on this, okay I want to attend the lecture। हाँ, तो अभी भी अगर मैं आपको कहती हूँ go to this link, आप एक बारी भी नहीं सोचेंगे और just click on the link, या कोई भी अर्जेंसी हो कि अभी आपको TADA अवेल करना है, प्लीज इस लिंक पे क्लिक करो, जल्दी जल्दी करो। सो जब भी कोई अर्जेंसी है ना, 2 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, सोचो कि ये लिंक क्या है, उस लिंक को अच्छे तरीके से देखो, क्योंकि वहीं पे ही सारा कैच होएगा। या तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, या फिर जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आई थिंक पिछले सेशन में भी आपको बताया गया है कि अगर आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, पहले गलत क्रेडेंशियल्स डालो। कमल सर ने शायद बताया, पहले गलत क्रेडेंशियल्स डालो, फिर वो ऑटोमेटिकली आपको ऑथेंटिक वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या किया जाएगा, फिशिंग के अंदर जैसे जो आप नीचे देख रहे हो ना, बहुत ही इजीली गूगल पे आप सर्च करो फिशिंग वेबसाइट्स, आपको गूगल की जो लेफ्ट साइड पे वेरिफिकेशन कोड वो मिल जाएगा, टेम्पलेट आपको स्टारबक्स का मिल जाएगा, एमएस ऑफिस का मिल जाएगा, पेपाल का मिल जाएगा। ये जो फिश्ड वेबसाइट है बहुत इजीली अवेलेबल है, आप लोग भी इसको यूज करके किसी को भी लिंक भेज सकते हो। बट जो कैच है, कैच कहाँ पे आएगा, यू हैव टू लुक इनटू द एड्रेस, ठीक है, you have to look carefully look into the address, it's not Amazon, it is AMZONN, ठीक है, एड्रेस को ध्यान से देखना है। और इसके अंदर भी जो लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज paypal-accounts.com, दिस इज नॉट आल्सो ऑथेंटिक, ये भी गलत है। दूसरी चीज ये है कि आपको कौन सी चीज चेक करनी है, द पैडलॉक आइकन। पैडलॉक आइकन कहाँ पे होता है आपका, इधर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है HTTPS, लेकिन यहाँ पे पैडलॉक नहीं बना हुआ है। मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर गूगल मीट में अगर आप अभी जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पैडलॉक बना हुआ है। So this lock has to be there. If this lock is there, that means कि this website और जितना भी ट्रैफिक इस वेबसाइट से जा रहा है, that is secured, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। सो इस पे आप क्लिक करके ये भी चेक कर सकते हो कि ये वाली जो वेबसाइट है वो मेरा कैमरा, माइक्रोफोन, ऑफ कोर्स मीट इज यूजिंग दिस, नोटिफिकेशंस क्या है, और यहाँ पे आप साइट सेटिंग्स में जाके इसका सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हो। सर्टिफिकेट से मतलब मेरा ये है कि एक बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसके पास ये meet.google.com वाले गए, उन्होंने कहा ये मेरी आइडेंटिटी है, प्लीज मुझे सर्टिफिकेट इशू करो, और उस थर्ड पार्टी के ऊपर आप भी ट्रस्ट करते हो और google-meet.com भी ट्रस्ट करते हो, तो दैट इज अ थर्ड पार्टी। सो दैट इज कोर नेटवर्किंग, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, दैट इज द CA। तो सर्टिफिकेट एक थर्ड पार्टी इंश्योर करती है। जैसे सपोज यू गो टू द पुलिस स्टेशन के ऊपर या पुलिस के ऊपर बोथ द पार्टीज रिलाई, या कोर्ट में लोग जाते हैं, सो दे डिपेंड ऑन द थर्ड पार्टी, सो दैट इज अ सर्टिफिकेट। HTTPS होना चाहिए या फिर ये आपका लॉक आइकन होना चाहिए। सो दीज आर द 2 थिंग्स। इसके अंदर दोनों ही नहीं है, इफ यू सी, ना तो लॉक आइकन है, सिर्फ HTTPS के ऊपर नहीं जाना। सो यहाँ इधर आपका देयर इज नो लॉक आइकन, एंड इट इज ऑल्सो सेइंग इट इज नॉट सिक्योर, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट ऐसी जो वेबसाइट्स हैं दे विल डेफिनेटली स्टील योर क्रेडेंशियल डेटा। सो ये है फिशिंग, राइट। दूसरा ये हो सकता है, फिशिंग ईमेल में भी आ सकती है ना। ईमेल में ये नाम तो कोई भी रख सकता है, जो ये नाम लिखा आ रहा है विंडोज एरर रिपोर्ट राइट हैंड साइड पे, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो ना अपने ईमेल आईडी का, लेकिन आपको एड्रेस चेक करना है। अगर आप केयरफुली एड्रेस को ध्यान से देखोगे, सो इट इज नॉट एन ऑथेंटिक एड्रेस, इट इज नॉट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। लाइकवाइज फॉर पेपैल आल्सो दिस इज नॉट ऑथेंटिक। जितनी भी बड़े ब्रांड्स है, जितनी भी ऑथेंटिक ई कॉमर्स है या जो भी है, सबने आजकल अपना डोमेन नेम खरीदा हुआ है। सपोज निटर के अंदर भी आपका क्या है, @NITTRCHT, सबके पास अपना एक डोमेन नेम है। तो एक पहली चीज तो आप ये देखो कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, फिशिंग में प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। पहला प्रिकॉशन मैंने बता दिया है, दैट यू हैव टू लुक फॉर HTTPS मींस दैट इट इज सिक्योर्ड, वेरीफाई वेदर द लॉक आइकन इज शोन, ठीक है। आफ्टर ट्रांजैक्शन, जब भी आप सपोज आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में साइबर कैफे में जाके खोलना ही पड़ रहा है, आप क्या कीजिए, आप टूल्स इंटरनेट ऑप्शंस पे जाइए, ब्राउजर की टूल्स इंटरनेट ऑप्शंस पे जाइए, और सारी की सारी जितनी भी आपकी फाइल है, जितनी भी हिस्ट्री है, सब कुछ डिलीट कर दीजिए। क्लियर ब्राउजिंग डेटा करके होता है, यू कैन गो देयर एंड जस्ट रिमूव एवरीथिंग, ठीक है। ये तो तब है कि जब उस सिस्टम के अंदर क्या नहीं है। आपको एक और कॉन्सेप्ट भी बताया गया इस STC में, उसके अंदर की लॉगिंग नहीं है। की लॉगिंग से भी बचना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, वर्चुअल कीबोर्ड, राइट। एंड इफ यू सस्पेक्ट थेफ्ट ऑफ पासवर्ड्स और डिटेल्स, इमीडिएटली चेंज योर पासवर्ड्स और अदर डिटेल्स। कई बार तो क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता दैट वी आर कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना, वो तो फिर
वो तो चीज ही दूसरी है, लेकिन इफ यू गेट टू नो देन जस्ट चेंज योर पासवर्ड। कैसे आइडेंटिफाई करना है फिशिंग को? ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर्स डेफिनेटली होंगे, बिकॉज जो लोग ये फ्रॉड करते हैं दे आर नॉट एजुकेटेड, और मैं ये कहूंगी कि दे आर नॉट सो प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ठीक है। उनको स्टेप्स बताए जाते हैं, मैं आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगी। उनका काम बेसिकली क्या होता है, सपोज मुझे मैम का नंबर नहीं पता, ठीक है, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के डिजिट्स पता है, 10 डिजिट का नंबर है, शुरू का मुझे कुछ पता है, तो एंड के कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लगाऊंगी, हर एक में करती जाऊंगी। अपने सपोज एयरटेल पेमेंट्स बैंक का एक फ्रॉड चल रहा है, मैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक से चेक करती रहूंगी मैम का नंबर क्या आएगा, जैसे ही मैम का नाम वहां पे आ जाएगा, ब्रूट फोर्स अटैक इसे कहा जाता है, जिसमें आप बार बार कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहते हो। फिर मैं उस नंबर पे उससे मुझे मैम का नाम पता चल जाएगा, एंड आई विल कॉल हर, ओके यू नो दिस इज योर नेम, मुझे आपके एयरटेल पेमेंट बैंक पे इतना पैसा भेज दिया, आप इसको रिवर्ट कर दीजिए। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो, मैं ब्रूट फोर्स के साथ भी कर सकती हूँ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अर्जेंसी होएगी, ओटीपी, कार्ड नंबर। केवाईसी में आपकी सिर्फ नाम आता है, ठीक है, केवाईसी के अंदर मैं आपको बताऊंगी क्या आता है, आपका आधार नंबर भी आपसे कोई केवाईसी में नहीं पूछ सकता। जो लीगल अथॉरिटीज हैं दे विल नॉट आस्क यू दिस, कभी नहीं आपसे पूछेंगे वो, ये नहीं, वो आपसे लास्ट डिजिट्स पूछेंगे, वो आपसे कार्ड का भी फिजिकली तो दे विल आस्क, ऑफ कोर्स नॉट ऑन कॉल, नो फोन की ही बात कर रही हो, अभी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं ना, फोन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपसे कोई नहीं पूछेगा, राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो हम क्यूआर कोड करते हैं। क्यूआर का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज स्कैन दिस कोड, ठीक है, मैं आपको पैसे भेजूंगी, आप इस कोड को स्कैन कर दीजिए, तो कितने लोग करेंगे? ठीक है, मैंने आपको पैसे देने हैं, प्लीज कीजिए। अरे नहीं, मैं ऑथेंटिक ही हूँ, मैं एसबीआई हूँ, ठीक है, मैं आरबीआई हूँ, प्लीज इस कोड को स्कैन कीजिए, आपको पैसे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन, वैसे तो आपको आंसर सुन गया होगा, तो विल यू स्कैन दिस कोड even if it is from the correct authority? Yes, you will scan the code. सर आपको पैसा मंगवाना है, रिसीव करना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर भी, पहले क्विक रिस्पांस टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। बेसिकली जो ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है ना, क्यूआर कोड, ये एक 2 डायमेंशनल का बार कोड होता है। पहले बार कोड होता था इस तरीके से, सीधी सीधी लाइंस होती थी, है ना। अब इसके अंदर क्या है, हेलो मैडम। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मनी रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं रहती। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। सो जिन्होंने कहा था कि जरूरत है, प्लीज मेक श्योर जब भी आपको पैसा मंगवाना है, रिसीव करना है, क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मार्केट में जाके कुछ खरीदते हो और क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, तब आप पैसे पे कर रहे होते हो, आप भेज रहे होते हो पैसे। जब आपको पैसा रिसीव करना है, प्लीज 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 स्कैन नहीं करना है। उससे क्या होगा, वो आपसे ओटीपी मांगेगा और आप उसको ओटीपी दे देंगे कि मुझे पेमेंट रिसीव करने के लिए ओटीपी दे दिया। वो पैसे डेबिट हो जाएंगे रादर देन क्रेडिट होने के, पैसा चला जाएगा, ठीक है। रिसीव करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना है। क्यूआर होता क्या है, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। बेसिकली एक 2 डायमेंशनल का बार कोड होता है, इसके अंदर ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, आपकी क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड, कुछ भी हो सकती है। मतलब ये आपको एक यूआरएल पे भी लेके जा सकता है, ये मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकता है, ये पेमेंट भी करवा सकता है, ये इसकी मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होती हैं जो भी आप इसको देना चाहेंगे, ठीक है। आप अपनी यूपीआई ऐप के अंदर अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं, जो आपके वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारी फ्री क्यूआर कोड जनरेटिंग साइट्स भी हैं, जो लिंक आपके सामने है। अगर आप इसको एक्चुअली में स्कैन करते भी हो, दिस इज नॉट अ स्कैम, ये एक आपको गूगल फॉर्म पे लेके जाएगा, ठीक है। दिस इज अ गूगल फॉर्म फ्रॉम वन ऑफ आवर कोर्सेज, जो हमने फ्री वेबसाइट से क्रिएट किया है, ठीक है। ये पेमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्यूआर कोड में क्या स्कैम्स चल रहे हैं, ठीक है। क्यूआर कोड में वही फिशिंग वाला तो एक यही है कि आपने स्कैन किया, जैसे राइट हैंड साइड पिक्चर में दिया हुआ है, आपने स्कैन किया, आपको वो एक पॉपअप देता है। अगर आपने उस पॉपअप को ढंग से नहीं पढ़ा कि वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, देन यू आर गॉन, ठीक है। एक लिंक से भी आपने जैसे ही क्लिक किया, यू आर गिविंग एक्सेस टू योर मोबाइल, तो पहले उस लिंक को पढ़ना है। बिकॉज अब क्यूआर में तो एक और लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन कह लो, या एक और लेवल ऑफ लेयरिंग आ गई ना। पहले तो आपको लिंक दिख रहा था, अब तो आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है सिर्फ। तो फिशिंग इसके अंदर और एडवांस्ड हो गई है, फिशिंग स्कैम, ठीक है। मालवेयर स्कैम क्या होगा, आप इसको करोगे, आप पेमेंट देने के लिए करोगे, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं क्या, वो मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। गलत वेबसाइट पे जा सकते हो, मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स का मतलब है, सपोज आप गए किसी दुकान पे, कोई रिमोट एरिया में आप बाहर घूमने गए हो टूरिस्ट स्पॉट पे, ठीक है। वहां पे कोई आपसे आके कहता है, जी आई डोंट हैव कैश, आई विल गूगल पे यू, आप प्लीज इस दुकान में कैश दे दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो आपको दिखा देगा आई हैव पेड यू, आप कहोगे मेरा शायद नेट नहीं आ रहा, शायद इसने कर दिए होंगे, यू मूव ऑन, बिकॉज
सबको आज के टाइम तो किसी के पास है नहीं, यू मूव ऑन। तो ऐसी भी एप्स हैं जिसमें आपकी फेक यूपीआई जनरेटर रिसिप्ट्स भी जनरेट हो रही है, तो दोज आर आल्सो फ्रॉडलेंट। तो जो यूपीआई में हो सकता है ना, वो सारा का सारा क्यूआर में भी हो सकता है, बिकॉज क्यूआर उसका एक फैंसी वर्जन है, एक जल्दी काम करने वाला वर्जन। आपको उससे पूछना नहीं पड़ेगा, वो अपना क्यूआर कोड दिखा देगा एंड यू स्कैन। व्हाई विल यू स्कैन द क्यूआर? मतलब आपसे कोई कहेगा आप क्यों कर रहे हो, तो सोशल इंजीनियरिंग है। मैं मैम कहूंगी कि मैम आई वांट टू डू योर केवाईसी, ओके मैम, यू वांट टू रजिस्टर फॉर द कोर्स नेक्स्ट वीक, जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड। ठीक है, मुझे आपके बारे में इतनी नॉलेज है फ्रॉम योर फेसबुक, फ्रॉम योर सोशल प्रोफाइल्स, आई नो। दूसरा ब्रूट फोर्स वाला मैंने आपको एयरटेल पेमेंट बैंक वाला बताया। कई बार क्या होता है कि वेबसाइट्स क्या करती है, आपका कुछ इनिशियल डिजिट्स देते हैं नंबर का एंड रेस्ट आर क्रॉस 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 क्रॉस। वो बहुत इजी है, दैट्स नॉट डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। हर एक फॉर सीएससी पीपल दे नो, आप नंबर ट्राई करते जाओ, कितनी डिजिट्स है, 1 to 0 0 to 9 ही है, ज्यादा तो है नहीं। यू ट्राई एंड देन वंस आई नो योर नंबर विद विच यू हैव रजिस्टर्ड योर यूपीआई, आई कैन कॉन्टैक्ट यू कि आपका इस नाम से ये है, इस तरीके से। आई विल शो यू वन वीडियो ऑल्सो। तो केस 1 इन दिस प्रोसेस क्या है कि यूजर आपको कॉल करेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वो गूगल सर्च से मिल जाएगा, और आप सपोज यू गो टू ऑनलाइन और आपको केक ऑर्डर करना है, ठीक है, उसको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा वहां से। कॉल में लैंड अप विद अ फ्रॉडस्टर। आप क्या करते हो यूजुअली, शॉप्स नियर बाय मी और दिस गूगल पे कभी भी ऐसे नहीं चेक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो केक वाला है और वो कहता है फ्रॉड कि मैं आपको केक डिलीवर कर दूंगा, जस्ट क्यूआर कोड मेरा स्कैन कर लीजिए, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। ये फ्रॉड चल रहे हैं जिसके अंदर वो गलत बिजनेसेस को फेक कर रहे हैं, अनऑथेंटिकेट बिजनेस को फेक कर रहे हैं, और दैट इज वेरी इजी। आजकल बेसिकली क्या है, अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छा यूज करेंगे ना, तो आपका वेबसाइट, वेब पेज, इंस्टाग्राम वो ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिसको नहीं पता, इस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि अगर आपने प्रोग्राम अपनी वेबसाइट को इस तरीके से कोड किया, तो कभी भी सपोज यू सर्च फॉर निटर चंडीगढ़, सपोज लेट अस सी, और मैंने कोई एक निटर चंडीगढ़ की फेक वेबसाइट बना दी और उसमें मैंने एसईओ ऐसा लगा दिया कि वो एक्चुअल निटर चंडीगढ़ की वेबसाइट से ऊपर आएगी, आप सब उसी पे लॉग इन करोगे, एक्चुअल निटर चंडीगढ़ पे नहीं करोगे, ठीक है। सेकंड इज बाइंग और सेलिंग। मैंने OLX पे सामान डाला बेचने के लिए, ठीक है, मुझसे उसने कहा कि दैट आई वांट टू बाय, ठीक है, आई एम सेंडिंग यू द क्यूआर कोड, आप इस पे कर दीजिए, मैं भेज देता हूँ। अगेन दिस इज द मेजर स्कैम जो ज्यादातर क्यूआर में चल रहा है, that the fraudster attempts to cheat the gullible users by asking them to scan the QR code or to enter the UPI pin. But सिंस अब सबने बता ही दिया है कि जब भी पैसा आपको चाहिए, OLX पे सेलर बायर से चाहिए या किसी और से भी चाहिए, you only need to scan the QR code when you need to send the money and not to receive the money. Please make sure, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ कि रिसीव करते हुए प्लीज कभी भी QR कोड या कोई भी मतलब UPI ID तो चलो देना पड़ेगा, बट QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है, राइट। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कोई भी क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए, जैसे आपने अभी लेक्चर में नहीं किया बिकॉज यू वर सो श्योर कि नहीं करना है। कॉन्टैक्ट द कंपनी इंस्टीट्यूट डायरेक्टली टू कंफर्म द मैसेज। ऑलवेज रिमेंबर दैट अ क्यूआर कोड इज यूज फॉर पेमेंट पर्पसेज ओनली, दिस इज जस्ट फॉर पेमेंट्स वाली बात के उससे कहा जा रहा है, और भी यूजेस होते हैं। टेक केयर टू इंस्टॉल अ गुड एंटीवायरस, ओके दैट इज डन। डू नॉट बैक ऑफ फ्रॉम डिनाइंग हेल्प और टेलिंग अ स्ट्रेंजर अ क्लियर नो, ये मैंने आपको बोल दिया, किसी भी स्ट्रेंजर को क्लियरली नो बोल दो, ठीक है। व्हेन रिक्वेस्टेड टू स्कैन अ क्यूआर कोड, किसी हेल्प के लिए आपको उसको कंप्लीटली नो बोलना है। हेल्प करनी है कैश से कर दो, उसको बोलो मैं रुका हुआ हूँ तो कैश लेके आ, कोई बात नहीं, बट दैट इज ऑल्सो वेरी रिस्की, बट ऑनलाइन मत कीजिए, ठीक है। Ensure to look for information regarding a QR code. Never use the contact details or mobile numbers of customer care or service centers provided in the mails, messages, flyers. Google search भी नहीं करना चाहिए, random Google search is also not good. And visit the authentic websites only for actual contact details. HDFC का कस्टमर केयर नंबर चाहिए, HDFC की वेबसाइट से लो, ये नहीं कि जो पहला नंबर ऊपर दिखाया जा रहा है, चाहे वो 1800 करके ही क्यों ना हो, उसको नहीं करना है, दैट यू शुड मेक श्योर। मिलिशियस एप्स क्या होती है? मिलिशियस एप्स मैंने आपको जैसे बता दिया है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये है एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर आपका जब आप गूगल करते हो ना, ये पहले नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा देती हूँ, स्पूफ यूपीआई ऐप, आपके पास थोड़े से ही सेकंड्स में आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हो, उसको अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज यू वांट टू पे मी समथिंग, ठीक है, मैं कहूंगी कि आप मुझे इतना 500 रुपीज सेंड कर दीजिए, आप मुझे इस तरीके का स्क्रीनशॉट दिखा दोगे, चाहे वो पेटीएम है, चाहे वो गूगल पे है, चाहे वो फोन पे है, आप मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दोगे, और इट इज एग्जैक्टली 100% सिमिलर टू द ऑथेंटिक वंस, ठीक है। ये क्या ऐप करती है? रिसीट जनरेटर है। रिसीट जनरेटर का मतलब है कि आपने मेरे नाम से यूटीआर नंबर, जो ट्रांजैक्शन आईडी आता है, इतना पैसा इतने नंबर पे आपने मुझे दिखा दिया, मुझे रिसीव नहीं हुआ, लेकिन आपने मुझे दिखा दिया, आई सेड ओके यू हैव डन द पेमेंट, यू कैन गो। ये ज्यादातर स्कैम रिटेल शॉप्स में बहुत ज्यादा हुआ था, बिकॉज रिटेल शॉप्स या आपका
किराना शॉप्स जो होती है वहाँ बहुत रश होता है, तो पीपल बाय एंड लीव। तो उस केस के लिए जो पेटीएम ने जो अभी सोल्यूशन दिया है, उन्होंने साउंड बॉक्स लगा दिया है, ठीक है। अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं आ रही है नेट से, उन्होंने, आपने सुना भी होगा ऑडियो बॉक्स से, दैट पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, सो दैट इज ऑडियो कन्फर्मेशन जो पेटीएम ने लगाया है। फिर भी अगर आप ऐसे पेमेंट ले रहे हो तो रुको, जब तक आपको पेमेंट नहीं आ रही है उस बंदे को जाने मत दो, अदरवाइज योर मनी विल बी गॉन। एंड यू शुड मेक श्योर दैट यू इंस्टॉल द एप्स फ्रॉम द ट्रस्टेड प्ले स्टोर। गूगल का गूगल प्ले स्टोर है, एप्पल का अपना प्ले स्टोर है। एंड डू नॉट डाउनलोड द डायरेक्ट एपीके फाइल, ठीक है। एपीके होता है आपके जो फोन में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है ना, उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट का, फॉर पीपल हु आर फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, वर्ड डॉक्यूमेंट का .docx होता है। एंड्रॉइड के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो .apk फाइल्स होती हैं। सो कभी भी आपको किसी भी एपीके फाइल का लिंक आएगा ना, प्लीज उसको कभी भी डायरेक्टली डाउनलोड मत कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपसे बात कर रही थी कि ₹1,81 यूजर से वायरल केवाईसी स्कैम में देयर वाज अ फ्रॉड। स्कैमर्स ने पहले क्या किया, यूपीआई ऐप से पैसे भेजे, फिर अननोन कॉलर ने उन्हें कहा कि वापस पैसे भेजो, ठीक है, सेंड द मनी बैक और इनटू द यूपीआई अकाउंट। एंड दिस वाज अ वेरी मच सोफिस्टिकेटेड मिक्स ऑफ मालवेयर और ह्यूमन इंजीनियरिंग, ठीक है। आपका नाम मुझे पता होगा, फिर मैं आपको कहूंगी आपके अकाउंट में इतने चले गए, मालवेयर इंस्टॉल करूंगी एंड देन आई विल टेक द मनी। अब इस केस में जिसका पैसा जा रहा है, विक्टिम, वो ही इज लॉस्ट। ओके, यू नो, कौन करेगा? फोन पे की गलती है, एनपीसीआई आएगा, आरबीआई आएगा, बैंक आएगा, पुलिस आएगी, साइबर क्राइम आएगा, करना क्या है? इस केस में फोन पे ने इस पर्टिकुलर जो स्कैम था, इसमें फोन पे ने डायरेक्टली कह दिया कि फोन पे कभी भी केवाईसी इन्फॉर्मेशन नहीं देती, ठीक है। आपका जो डिटेल है, क्योंकि इसके अंदर जो टारगेट किया जा रहा था फोन पे, गूगल पे को किया जा रहा था, भाई आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे अपनी यूपीआई एप्स में, इस वजह से लोग अपना पैसा खो रहे हैं। तो दे गेव अ स्टेटमेंट, ओके, यू नो, द बैंक और द यूपीआई ऐप डज नॉट पास द केवाईसी इन्फॉर्मेशन। वो यूजर खुद है जो अपनी केवाईसी इन्फॉर्मेशन उनको बातों बातों में या सोशल वेबसाइट्स के थ्रू बता रहा है, ठीक है। तो फोन पे या जो भी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, हम नहीं देते केवाईसी। जब एनपीसीआई पे आया, उन्होंने कहा कि, उन्होंने भी ये कहा, एनी पेमेंट थ्रू यूपीआई डज नॉट सेंडर्स केवाईसी डिटेल और नीदर डज इट लीड टू यूजर्स मोबाइल और ऐप गेटिंग हैक्ड। वो तो कह रहे हैं यूपीआई के इनहेरेंट जो सिस्टम हमने बनाया हुआ उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ है? जो यूजर है टेक्नोलॉजी के, जो हम हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स उससे हमारी केवाईसी इन्फॉर्मेशन जा रही है। जी, वही सपोज मैंने आपको कहा मैम गलती से पैसे चले गए, ये क्यूआर कोड या ये इस पे वापस भेज दीजिए। जब मैं आपको अपना यूपीआई, क्यूआर भी हो सकता है मैम, कोई लिंक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, बैकएंड पे मैम मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मालवेयर का मतलब ये है कि वो बैकएंड पे आपके फोन पे या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। इट विल रन, नेक्स्ट टाइम यू डू एनी पेमेंट तो आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज हाउ। इस केस में प्रोटेक्ट कैसे करना है, जैसे मैंने पहले बताया, प्लीज गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, फियर नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आजकल और भी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, और केसेस भी आ रहे हैं। सपोज दे नो दैट समवन फ्रॉम योर फैमिली इज लिविंग इन अब्रॉड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी, दे कॉल यू, वो कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे वी ऑल्सो आर इंक्लाइन टू आर फैमिली मेंबर्स, हम सोचते हैं कि चलो हम भेज देते हैं, अभी बाद में वी विल सी। ये तो है फैमिली मेंबर, ये पूरा गांव डिस्ट्रिक्ट से भी है। कई बार आपको फोन आता है कि मैं आपके इस गांव से हूँ, मैं आपका ये भतीजा हूँ, ये फैमिली में हूँ, आप मुझे पैसे भेजिए। दिस ऑल्सो इज हैपनिंग। दूसरा एक ये भी होता है कि वो आपको फोन करते हैं क्लेमिंग टू बी फ्रॉम द पुलिस, कि आपने ये जो ट्रांजेक्शन करी थी, ये ट्रांजेक्शन गलत केसेस के लिए हुई है, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, ये हमारे मतलब इन द नियर मतलब नोन में ही किसी के साथ हुआ है, उनको उन्होंने प्रॉपर अपनी फोटो भेजी है, आई कार्ड भेजा है कि मैं ये पुलिस वाली हूँ, मैं ये हूँ, तो आप प्लीज नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आ जाइए या यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कीजिए। सो दैट गर्ल गॉट इनटू पैनिक नेचुरली, कि सबको ये होता है कि यहाँ पे मेरे को पुलिस से कॉल क्यों आ रहा है। सो उस चीज में आपको सबसे पहले क्या करना है कि कॉल्स नहीं उठानी, उनसे बात नहीं करनी। दे आर वेरी फ्लुएंट इन मतलब मेकिंग यू बिलीव, ठीक है। उनकी बहुत अच्छी पावर होती है। ये आई थिंक नेटफ्लिक्स पे आपने वो सीरीज तो देखी होगी, तो इतना यू हैव आइडिया, है ना। तो इतना, और उसकी शायद सेकंड भी आ गई। तो प्लीज मेक श्योर, हम सोचते हैं कि कौन लॉग इन करके अपनी पेमेंट चेक करेगा, कितना पैसा कहाँ कट रहा है, यूजुअली वी डोंट डू, बट एडवाइस ये होता है कि हफ्ते में 1, 2 या 3 बार आपको करना चाहिए। आपको लॉग इन करके अपना पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट की। और एक तो टाइप का अटैक होता है, आपको कई बार पता नहीं होता ये 70 पैसे कहाँ कटे हैं, फिर आपको याद नहीं रहता। वो 70 पैसे भी बहुत सारे लोगों से जब कट लिए जाते हैं तो बहुत सारा अमाउंट हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और बहुत ज्यादा दिनों बाद जब आप लॉग इन करते हो, आप अपना पासवर्ड भी भूल जाते हो। अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो यू फॉरगेट योर पासवर्ड। उसको चेंज भी करना चाहिए, वो तो जब हमें बैंक खुद बोलता है कि कृपया इसको चेंज करिए, हम तब जाके चेंज करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते, है ना। सो मेक श्योर आप उसको पासवर्ड को भी थोड़ा मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग दैट यू शुड डू।
KYC, yes. कॉन्टैक्ट नंबर से ही मैम यूपीआई पेमेंट हो रही है ना आजकल तो। हाँ, राइट मैम, नंबर भी तो किसी ऐप से होगा ना। नंबर, उस नंबर पे आप गूगल पे करते हो, नंबर से ही करते हो ना वो, पर जाता पैसा गूगल पे में है ना। आप अपनी गूगल पे से उस नंबर में पैसे डालते हो, वो नंबर उसका यूपीआई आईडी या उसका जो भी मतलब उसकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट देयर इज अ चांस। बट मैम ये है कि सिर्फ पैसे भेजने से नहीं आप फ्रॉड में आ सकते, वो आपको कुछ देगा, वो आपको कोई भी एक लिंक देगा, कोई भी कुछ देगा, फिर आप उसका वो बनेंगे, फिर आप फ्रॉड के। ऐसे सिर्फ ऐसे तो मैम नॉर्मली हम पैसे भेजते ही हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऐसे नहीं होगा मैम। वो आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, बहुत मीठा बोलेगा, बहुत अर्जेंसी दिखाएगा, ऐसे ऐसे कर दो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। ज्यादातर हमें लिंकिंग आधार के लिए ज्यादा आते हैं, इस तरीके के मैसेज आते हैं दैट योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड, केवाईसी अपडेट कर लीजिए। लॉटरी, प्रिटेक्स्ट ऑफ एक्स्ट्रा मनी, सरप्लस मनी, वो भी हो सकता है। सर्विस प्रोवाइडर से बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, आपको भी दिन में आई थिंक 2 या 3 कॉल तो आती ही होंगे, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, चाहे वो ऑथेंटिक भी होते हैं, बट हम लोग यूजुअली नहीं उठाते, जल्दी अच्छा हेडफोन काट दो काट दो काट दो, बट ध्यान रखना चाहिए, वो भी कई बार फ्रॉड होते हैं। फ्रॉडस्टर्स जब फोन करते हैं, बेसिकली हम मतलब ये भी किसी के साथ हुआ था, वो कुछ कुछ बोल रहे थे, तो व्हेन द पर्सन हु वाज नोन, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मुझे पता है दैट यू आर कॉलिंग फ्रॉम दिस, दे स्टार्ट यूजिंग अ वेरी बैड अब्यूसिव लैंग्वेज, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। देन यू गेट टू नो अच्छा अच्छा ये तो यहाँ से कॉल था। तो पहले आराम से उनकी बात सुनो, फिर कहो कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जब आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना, देन ओनली आपको पता चल जाएगा कि ये सही बंदा है कि नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा हिल जाएंगे, वो हिल जाएंगे तो फिर देन ठीक है। तो बिवेयर ऑफ एंगेजिंग विद फ्रॉडस्टर्स, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, रिक्वेस्टिंग, एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट। बेसिकली जो यूपीआई है ना, ये पुश पुल मॉडल कहा जाता है। इस पुश पुल मॉडल में आप इन्वॉल्व हो, आपका बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है, और जो पेमेंट सर्विस जो आपकी थर्ड पार्टी है। पुश पुल का मतलब है पुश किया पैसे चले गए, पुल मतलब पैसे रिसीव हो गए। बहुत ही सिंपल मॉडल है, इसी वजह से रिक्वेस्टिंग और एक्सेप्टिंग पे बेस्ड है, ज्यादा फ्रॉड्स इस पे हो रहे हैं। जो आपकी यूपीआई एप्स हैं वो भी कुछ स्पैम वार्निंग्स प्रोड्यूस करती हैं। अब भीम की जैसे हम बात कर रहे थे, भीम को लेके भी बहुत सारी फेक एप्स हैं, जैसे मोदी भीम, भीम मोदी ऐप, भीम पेमेंट यूपीआई गाइड, भीम बैंकिंग गाइड। सो इन एप्स को भी आपको यू डोंट हैव टू इंस्टॉल, ये गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो ऑथेंटिक देखना है तो पहले एनपीसीआई आरबीआई पे जाओ, bhimupi.gov.in पे जाओ, देखो कहाँ से वो लिंक है, फिर उसको जाके इंस्टॉल करो, ठीक है। ओपन वाईफाई यूज नहीं करना है। यहाँ पे भी आए हो, यहाँ पे वाईफाई यूज कर रहे हो, मिला है लॉगिन आईडी आपको? नहीं मिला ना, ठीक है, अपना फोन यूज करो। अदरवाइज यू डोंट हैव टू यूज ओपन वाईफाई। क्या यूज करना चाहिए आपने? नहीं, अगर ओपन वाईफाई वर्स्ट केस में यूज करना है तो आपको कराया गया है, जैसे एक टेक्नोलॉजी कराई गई है, VPNs यूज करने चाहिए, सो दैट द डेटा इज इनक्रिप्टेड। एक टनल बन जाता है, आपका डेटा एक्सपोज नहीं होता। देखो अगर वो फ्री भी दे रहे हैं ना, उसमें भी उनका झोल होगा, उसमें भी वो बैकएंड पे पीछे ना कुछ एड ब्लॉकर्स या कुछ ना कुछ वो डालते रहेंगे। हेलो मैडम, कैन यू हियर मी? यस सर। मैडम, आई वांट टू नो दैट अगर किसी का कॉल चल रहा है, ऑनगोइंग कॉल चल रहा है, जी सर। तो उस समय सिम क्लोन हो सकता है क्या? कॉल चल रहा है तब? सिम क्लोनिंग सर कॉल पे तो नहीं हो सकता सर, हाँ, कॉल पे नहीं हो सकता, क्योंकि जब सिम क्लोन होएगी ना सर, आपकी सर्विसेज बंद हो जाएंगी और वो क्योंकि सिम कहीं और चलने लग जाएगी, आप नहीं उस कॉल को ले पाएंगे सर, कॉल ड्रॉप हो जाएगी सर। ओके। उसके बारे में भी सर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी सिम को भी लॉक कर सकते हो। एंड्रॉइड के अंदर अगर आप अपनी सेटिंग्स पे जाएंगे ना, वहाँ पे सिम सेटिंग्स हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप लॉक को इनेबल कर देते हो ना, तो जब भी आपका नंबर या आपकी सिम, सपोज फोन चोरी हो जाता है, आपकी सिम कहीं और यूज की जा रही है आपके ओटीपी के लिए या कुछ के लिए, एक तो आपके फोन का लॉक तो है ही है, लेकिन अगर आपकी सिम को भी ऑन करना है तो उस पे भी आप एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, उसको भी लॉक कर सकते हैं सर। मैम प्लीज वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता दीजिए हमको, या कुछ ऐसा सर बता मैं थोड़ा दीजिए। स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करूंगी सर ओके आपको, ओके, नो मैम, अदरवाइज मैं गूगल पे आपको दिखा दूंगी कि कैसे सेटिंग्स में जाके आप सिम को लॉक कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके ओके मैम। ओके सर। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज देयर, एम पिन शेयर नहीं करना है आपको, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वेयर एवर पॉसिबल यू हैव टू यूज। अपने मोबाइल का ओएस को प्लीज अपडेट कीजिए, उसको पुराना नहीं रखना है। इट इज एडवाइजेबल टू फॉर यूजर्स टू इनेबल इंक्रिप्शन,
रिमोट वाइप एबिलिटीज, ये वाला सर ने सिखाया आपको कि कैसे रिमोटली आप अपने पूरे फोन का डेटा रिमूव कर सकते हो, वो आपको बता दिया गया, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, कीप योर सिम लॉक, ये वाला मैं आपको सर डेमो दे दूंगी, ये वाला पार्ट मैं बात कर रही थी कि सिम कार्ड को आप कैसे लॉक कर सकते हो पिन के साथ टू अवॉइड मिसयूज। अवॉइड कनेक्टिंग फोन्स टू अनसिक्योर्ड वायरलेस नेटवर्क्स, दैट इज आल्सो डिस्कस्ड। गूगल पे सर्च नहीं करना, दैट इज डिस्कस्ड। बी अवेयर दैट नो गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल सीक पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एनी पर्पस। अब केवाईसी में क्या क्या आता है, आपका नाम आता है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ आता है, करेक्ट परमानेंट एड्रेस आता है, लीगल स्टेटस आता है, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ में भी मैम वो कभी भी आपका पूरा नंबर नहीं आपसे मांगते, ठीक है, आपसे वो एंड में। इसमें भी अगर आपको कमल ने बताया होगा आई गेस कि कैसे आप ये देख सकते हो कि आपके आधार पे कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, दैट इज ऑल्सो टोल्ड टू यू, है ना, तो वो भी आप अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको उससे भी बताया होगा कि यूआईडीएआई पे आप कैसे जाके उसको कर सकते हो कि दैट इट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर एल्स, तो ये प्रोटेक्शन आप इस पे लगा सकते हो, ठीक है। क्या नहीं मांगेंगे केवाईसी के अंदर, क्या नहीं आता है, आपकी अकाउंट नंबर कभी नहीं आता, पिन नहीं आता, पासवर्ड नहीं आता, फोन पे आपसे कोई भी कभी कुछ ये मांगेगा कभी भी नहीं देना, ठीक है। मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है अनऑथराइज बैंकिंग कस्टमर केयर सर्विस से, तो आपने कभी भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपका एक रिस्पॉन्स ही उनके लिए एनफ है, फिर वो आपको बहला लेंगे फुसला लेंगे एंड देन फिर यू नो बेटर नो कि क्या होगा। मैसेज रिसीव्ड अपीयर्स टू बी नोन फ्रॉम अननोन मोबाइल नंबर इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ द रजिस्टर्ड बैंक। आप खुद सोचो, इससे पहले भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही थी, है ना, जब डिजिटल नहीं आया था तब हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर्स वर आल्सो डूइंग, उनको कभी बैंक कांटेक्ट करता है सामने से, कभी कांटेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसी से दिमाग में बिठा लो कि जब तक डिजिटल पेमेंट्स नहीं आई थी सामने से बैंक आपको कभी भी फोन नहीं करेगा। हाँ, अब कुछ पॉलिसीज आ गई है जो उन्हें सर्विसेज बेचनी होती है, तो कभी कभी यू गेट अ कस्टमर केयर नंबर भी उनका अलग होता है और उनका जो मैसेज आता है दैट ऑल्सो इज वेरी डिफरेंट, तो प्लीज उसको पहले पढ़ो अच्छे से। विनोद कामली हु इज अ वेरी वेल नोन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, ही ऑल्सो लॉस्ट अबाउट 1 लाख इन ऑनलाइन फ्रॉड, उसको भी फोन पे कहा कि मेरे को केवाईसी अपडेट करो और उसको कहा कि तुम एनीडेस्क इंस्टॉल कर लो, फोन में कभी भी कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, ये वाली जो एप्स होती हैं ये आपकी रिमोट एक्सेस ले लेती है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कभी भी ऐसी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। आपने एनी डेस्क चलाया, उन्होंने देख लिया आपने क्या पिन डाला है, तो इस तरीके से यू कैन लूज योर मनी, ठीक है। ये डिस्कस हो गया है। कौन सी ऐप है ये जो रिमोट एक्सेस मांगती है, एनी डेस्क है, क्विक सपोर्ट है और टीम व्यूअर है। दिस इज नॉट टीम व्यूअर, इट इज टीम व्यूअर। इस तरीके की ऐप से आपको दूरी बना के रखनी है, और सपोज आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो भी जाता है तो किस नंबर पे कॉल करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, राइट, या सो यू हैव टू कॉल ऑन द नंबर 1930, मैं आपको दिखा भी दूंगी, 1930 पे फटाफट कॉल कीजिए, और जो भी आपका पैसा, जो भी ट्रांजेक्शन आपने करी है वो वहीं पे रुक जाएगी। और वो क्यों रुकेगी, पेमेंट गेटवे की वजह से रुकेगी, और पेमेंट गेटवे क्या है वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन कंप्लेंट अगर आपको फाइल करनी है तो यू कैन गो टू www.cybercrime.gov.in, राइट, ओके। अब बात कर लेते हैं कार्ड्स की, ठीक है। यूपीआई के बारे में थोड़ी बात हो गई, क्यूआर कोड के बारे में थोड़ी बात हो गई, अब बात कर लेते हैं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। जो एक प्लास्टिक कार्ड होता है, एक स्ट्रिप होती है, और आजकल नए कार्ड्स के अंदर तो एक क्या भी आ गई है, एक चिप आ गई है, वाईफाई कैपेबिलिटी आ गई कॉन्टैक्टलेस उसके लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं स्किमिंग की, फिर बात करेंगे शिमिंग की। एटीएम कार्ड्स के, जब भी आप किसी भी एटीएम पे जाएंगे, आई थिंक ये बहुत कॉमन हो चुका है और सब लोगों को पता है दैट यू शुड विगल दैट कार्ड स्कैनर, उसको थोड़ा हिलाओ, ठीक है, चेक करो कि वो हिल रहा है कि नहीं। अगर हिल रहा है तो दैट मीन्स उसके अंदर एक स्किमर है। जो जितने भी पुराने मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड है ना वो स्किम हो सकते हैं, जितने भी सारे चिप वाले कार्ड हैं जो नए आए हैं वो शिम हो सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर चिप है, उस चिप को आपको डुप्लीकेट करना है। आसान है मैग्नेटिक स्ट्रिप को डुप्लीकेट करना, उसके अंदर आपकी क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है, नाम है, ट्रांजेक्शन लिमिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी जो चिप वाले कार्ड है ना वो एज इट इज दोबारा नहीं बन सकते, लेकिन उन चिप वाले कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेके आप दोबारा मैग्नेटिक कार्ड बना सकते हो, ठीक है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है या तो चिप में सेव करोगे या मैग्नेटिक में, सो दैट इज पॉसिबल। ईएमवी कार्ड्स बोला जाता है जो चिप वाले कार्ड होते हैं। ईएमवी का मतलब है यूरो पे, मास्टर कार्ड एंड वीजा। तो इन तीनों ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी बनाई है, उसके ऊपर हम सॉरी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एटीएम का देख लेते हैं, इसको विगल करके चेक कर लीजिए, ठीक है। या फिर वहां पे कैमरा को चेक करिए, यहाँ जहाँ पे आप नंबर डाल, जो पिन डालते हो उधर भी कोई कैमरा हो सकता है, और यहाँ पे साइड में कोई स्लिप का अगर आपको टंगाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे भी कोई कैमरा हो सकता है विच इज गोइंग टू रिकॉर्ड योर की स्ट्रोक्स। अदरवाइज जो कीपैड होता है उसको भी थोड़ा ध्यान से चेक कीजिए, अगर वो थोड़ा स्टिकी लग रहा है, स्पॉन्जी लग रहा है, थोड़ा मोटा लग रहा है नॉर्मल से। पहली चीज तो ये कि एटीएम कार्ड को कभी भी आइसोलेटेड लोकेशन में मत कीजिए, ठीक है। जैसे हमारे फादर्स भी, जैसे हम पहले भी घूमने जाते थे, तो दे आर इन द फेवर ऑफ कैरिंग कैश,
ठीक है, हम लोग यूजुअली कैश नहीं कैरी करते हैं, और फिर हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, चलो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, बट यू डोंट नो मेट्रो सिटीज, बड़ी सिटीज में जो बिजी लोकेशन है वहाँ पे ऐसे स्कीमर्स का होना कम चांसेस है, बट इफ यू गो समवेयर एल्स तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो एक सही जगह है, ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड सा हो और उसके अंदर स्कीमर इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, कोशिश कीजिए कि दो द गवर्नमेंट इज पुशिंग अस टुवर्ड्स द कैशलेस इकोनॉमी, और वो सही भी है, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन सच केसेस। पीओएस, अब कार्ड तो आपका एटीएम कार्ड तो यहाँ भी चल सकता है और ऐसे कार्ड मशीन पे भी चल सकता है, जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है ना। इसमें कैसे पता चलेगा, उसको तो आप हिला के देख लोगे, ये तो जब आप रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हो वो तो कार्ड की मशीन लेके आता, आपको क्या पता उसके अंदर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है ना। कई बार ये तो आप पिन भी नहीं डालते। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी आपको हिस्ट्री दे देती हूँ, पिन वाली हिस्ट्री क्या है, आपका वो टैप करके ही हो जाता है ना। सो उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन इट कैन, कॉन्टैक्टलेस के अंदर, आई एम सो सॉरी, कॉन्टैक्टलेस जब आप ऐसे टैप करते हो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, दैट इज अ वन गुड थिंग। बट उस केस के अंदर भी आपको अपनी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन पे ना एक लिमिट रखनी चाहिए कि 2000 या 5000 से ऊपर ना हो सके। आप कई बार ही देखते नहीं हो कि उसने कितनी अमाउंट डाली है, फटाफट टैप किया, पैसे इज गॉन, फिर कौन बाद में घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा। सो एनीवे, जब आप ऐसे इंसर्ट करते हो कार्ड को, जब अगर तो वो बहुत ज्यादा अंदर चला गया, दैट इज वेरी सस्पिशियस, मेक श्योर कीप नोट ऑफ दैट। सेफ है तो वो इतना सा बाहर रहता है आपका कार्ड जब उसको इंसर्ट किया जाता है पीओएस के अंदर। दूसरा, जो नंबर्स हैं राइट हैंड साइड पे जो है, उसके अंदर जब आपके नंबर्स होते हैं उसके पीछे बैक लाइट होती है, अगर तो वो लाइट आपको नहीं नजर आ रही, इसका मतलब है कि उस कीपैड के ऊपर एक और कीपैड रख दिया गया, दैट इज व्हाई दैट बैक लाइट जो है, जो भी सिस्टम पीओएस की है, वो छुप गई है, सो दैट इज अ फेक पिन पैड। ठीक है, ये सस्पिशियस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैग्नेटिक कार्ड के बारे में बात होगी, थोड़ा ईएमवी या जो शिमिंग की बात है उसके बारे में बता देती हूँ कि 2000 आई थिंक 2015 में ही अमेरिका में शायद ये लॉन्च हुआ था, नॉट वेरी श्योर, ईएमवी वाली टेक्नोलॉजी, जिसको बहुत देर से इम्प्लीमेंट किया गया बाद में। सारे कार्ड जो है वो ईएमवी बेस्ड नहीं होते, बट यूजुअली लोगों के पास मास्टर कार्ड, वीजा ये वाले होते हैं, तो यू हैव दैट चिप बेस्ड। उस चिप के अंदर जो आपकी हर ट्रांजेक्शन है ना, वो डिफरेंट तरीके से इनक्रिप्ट करी जाती है। मैग्नेटिक चिप के अंदर तो एक बार चिपका दिया, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी। जब आप चिप के थ्रू आप जब ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जब चिप बेस्ड कार्ड इसमें डाल रहे हो, हर बार आपकी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से इनक्रिप्ट होके जाएगी। तो इस तरीके से अगर वो कोई भी उस चिप की ट्रांजेक्शन को अपने पास डेटा रख भी लेता है, उसको वो रिप्ले नहीं कर सकता, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इज इनक्रिप्टेड डिफरेंटली। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को उठा के उसने, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको उठा के उसने कार्ड में रख लिया, तो वो मैग्नेटिक कार्ड दोबारा बना सकता है। मतलब उस चिप को डुप्लीकेट करना अभी के टाइम में, एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज गोइंग, अभी के टाइम में डुप्लीकेट करना इज नॉट इजी। ठीक है, इसके बारे में यूज ऑफ एनएफसी ये बात कर लिया मैंने कि आप डालो ही मत। शिमिंग, जो ईएमवी कार्ड जोन में शिमिंग हो सकती है और जो मैग्नेटिक कार्ड जोन में स्किमिंग हो सकती है, पहली केस तो यही है कि आप कहीं पे भी इंसर्ट ही मत करो उसको, ना एटीएम पीओएस पे करो, एटीएम मशीन में करो, ना पीओएस में करो। कोई टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी को आप यूज करिए, या फिर अपना यूपीआई यूज कीजिए, गूगल पे, एप्पल पे को यूज कीजिए, विच इज गोइंग टू फैसिलिटेट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। दो फ्रॉड्स की बात हम करेंगे इस लेक्चर के अंदर, वन इज द सिम स्वैप फ्रॉड एंड अदर इज द ई सिम फ्रॉड। ठीक है, सिम स्वैप के अंदर क्या होगा, फ्रॉडस्टर आपको कॉल करेगा और वो कहेगा कि यू नो मोबाइल फोन जो आपका सिम कार्ड है, इट विल बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग योर पर्सनल डेटा। इसका प्रोसेस क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। प्रोसेस ये होगा, अटैकर ने आपका जो डेटा है वो सोशल मीडिया फिशिंग से कलेक्ट कर लिया, ही इज गोइंग टू कॉल यू ऑन द pretext ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, नाउ द थीफ गेट्स इनकमिंग कॉल्स एंड टेक्स्ट मेंट फॉर द विक्टिम इंक्लूडिंग अकाउंट एक्सेस कोड्स। बेसिकली क्या होगा कि मैं आपके बिहाफ पे, ठीक है, आई एम दिस आई एम गोइंग टू कॉल एयरटेल और वोडाफोन, मैं मेरा नंबर इस नंबर पे पोर्ट कर दो, ठीक है, मेरा नंबर यहाँ पे चेंज कर दो, और वो नंबर आपका अब क्या हो जाएगा, उधर वाला मेन जो है वो बंद हो जाएगा, वही नंबर पे आपके सारे ओटीपी आ रहे हैं, सारा आपका जितना भी ऑथेंटिकेशन है वो आ रहा है। इस तरीके से फिर जितना भी ओटीपी है वो आपके इस नंबर पे आएगा, तो सिम स्वैप हो जाएगा, वहां पे वो बंद हो जाएगा। तो एक्सीडेंटली अगर आपको कभी लगे आपका नेटवर्क चला गया, कैसे इसको चेक करना है, आप कॉल या टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज पा रहे हो, आपको नोटिफाई किया गया है कि आपकी एक्टिविटी कहीं और हो रही है, अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, और ट्रांजेक्शन्स कुछ ऐसी हैं जिनको आपको याद नहीं है कि आपने कब करी थी, ऐसी कॉल्स हैं, तो दैट मीन्स यू आर हैव बीन अंडर अ सिम स्वैप फ्रॉड। दोबारा से समझ लेते हैं, फ्रॉडस्टर ने आपकी पर्सनल डिटेल एक्वायर करी, फ्रॉडस्टर ने आप बन के टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल किया कि मेरा नंबर ट्रांसफर कर दो, टेलीकॉम ऑपरेटर ने पोर्ट कर दिया फ्रॉडस्टर की सिम पे, नंबर वही है, सिम उसकी है। ठीक है, इस केस में आपका जो वो आप बात कर रहे थे, जैसे मैं आपको बता रही थी कि सिम को लॉक कर सकते हो, दैट विल कम इन टू हेल्प। तो वो वाला नंबर जब उस सिम से आएगा, उसके अंदर
वो उससे पिन पूछेगा कि आप इस पिन को डालिए, बिकॉज वो तो सिम और वो टेलीकॉम ऑपरेटर के बीच की बात है ना, तो वो अगर सिम दोबारा कहीं पे नई वाली ली गई है, that is going to ask you for a pin. Fraudster is not going to receive the SMSs and phone calls, that will pass the two factor authentication. इसके अंदर ऑनलाइन बिहेवियर ये सब डिस्कस हो चुका है इसमें। हाँ, इसके अंदर अब बैंक्स की क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इतनी ज्यादा इस टाइम पे यूज हो रही है कि सपोज नाउ यू हैव ट्रैवल टू चंडीगढ़, you should get a notification from your telecom operator, okay now you are, वैसे हमें नॉर्मली मैसेज आता है वेलकम टू दिस, बट आपको एक ये भी आना चाहिए कि सपोज आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आपका सिम यहाँ यूज किया गया, तो मशीन लर्निंग के साथ हम एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं कि दिस यूजर और दिस कस्टमर इज मोस्टली इन दिस लोकेशन, इफ देयर इज अ चेंज वेदर ऑथेंटिक और नॉन ऑथेंटिक यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, बिहेवियर एनालिसिस बैंक्स भी यूज कर रहे हैं और टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू ई सिम फ्रॉड, बैकग्राउंड के लिए ई सिम समझ लेते हैं क्या है। पहले आपकी सिम इस साइज की होती थी 1996 में, फिर उसका साइज और छोटा हो गया 2003 में, देन इट वाज नैनो सिम, और अब ई सिम है। ई सिम और बाकी तीनों पुरानी सिम्स में क्या डिफरेंस है, दैट ई सिम इज एक्चुअली नॉट अ फिजिकल सिम, ठीक है, दैट इज अ प्रोग्रामेबल सिम, रिमूवेबल नहीं है, मल्टीपल कैरियर्स को कर सकती है। अब आजकल तो सिम कार्ड भी मल्टीपल कैरियर्स को पोर्टेबिलिटी की वजह से क्रिएट एट अ टाइम तो एक ही होगा, बट यू कैन पोर्ट। Can activate the plan carried from your phone. eSIM is basically not a physical SIM. वो आपके मदर एक चिप की तरह आपके फोन के अंदर ही embedded आती है, ठीक है, उसके अंदर आपको उसको निकालना नहीं पड़ता, इट इज प्रोग्रामेबल। अदरवाइज जो नॉर्मल सिम है दैट यू कैन चेंज एवरी टाइम। ठीक है, ई सिम फ्रॉड के अंदर बेसिकली क्या होगा, ई सिम को एक्टिवेट कराने के लिए ना क्या करना होता है, एक मैसेज करना होता है। एयरटेल का अगर आपको एग्जांपल दूं, एक मैसेज करना होता है ई सिम स्पेस योर ईमेल आईडी 121 कस्टमर केयर नंबर है एयरटेल का, वोडाफोन का XYZ जो भी है, मतलब वो आप यूज कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। जब आप ऐसा मैसेज भेजते हो ना, तो जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन किया ना, उस ईमेल आईडी पे आपको इस तरीके से आ जाएगा कि इस QR कोड को स्कैन करो तो ई सिम आपको इस नंबर पे इशू हो जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि फ्रॉडस्टर क्या करता है, फ्रॉडस्टर करता है कि आपको पहले मैं लिखूंगी आपका जो सिम है, एयरटेल के पीछे आए भी थे कि अगर आप KYC अपडेट नहीं करोगे आपका सिम बंद हो जाएगा। लाइकवाइज फ्रॉडस्टर्स भी यही करते हैं, आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, KYC कीजिए। KYC करने के लिए आप लिखिए ये ई सिम स्पेस, ईमेल आईडी वो किसका देंगे, आपका कि उनका, उनका देंगे, ताकि ईमेल उनको जाए, सही एयरटेल ऑपरेटर से उनको जाएगी ईमेल आईडी विद द QR कोड, और आपके नंबर का ई सिम उनको इशू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। ई सिम इशू होते ही आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज गॉन, वो तो बिकॉज उसी से है, आपके फोन से ही है। सो अगेन हाउ टू बी ऑन गार्ड। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से लग रहा है कि ऐसा ई सिम स्कैम हो गया है, तो एयरटेल के लिए आप नो सिम भी कर सकते हो 121 के ऊपर। लाइकवाइज सिम ई सिम इनिशिएशन प्रोसेस को स्टॉप कैसे करना है, आपके ऑपरेटर कैसे करता है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये कुछ केसेस हैं दैट वी कैन इग्नोर। फिशिंग स्कैम्स, KYC अपडेट, फेक UPI पेमेंट लिंक्स। जैसे मैंने फेक रिसीट जनरेटर्स हैं, वैसे ही फेक ट्विटर हैंडल भी है इस तरीके का @NPCI_भीम, जिसको अब मैंने आपको NPCI के बारे में बता दिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट ये फेक है, दिस इज नॉट एन ओरिजिनल ट्विटर हैंडल। पहले प्लीज ध्यान रखिए, यू गो फॉर वेरीफाइड ब्लू टिक्स जो ऑथेंटिक है आपका अकाउंट। बात कर लेते हैं पेमेंट गेटवे की, जिसमें मैं बात कर रही थी कि 1930 पे कॉल करके आप अपनी पेमेंट को रोक कैसे सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट गेटवे एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एक थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करती है। ठीक है, अब सपोज आप Amazon पे जाते हो या आपने कुछ Instagram स्टोर से चलो आपने कुछ खरीदना है, वो आपको लिंक देता है, वो लिंक आपको रेजर पे, पेयू मनी, गूगल पे, किसी इस गेटवे पे लेके जाता है। सपोज आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, और आपको अपनी चीजें, आपको बिजनेस में ऑनलाइन चीजें बेचनी है और किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, तो जहां पे भी ऑनलाइन पेमेंट इन्वॉल्व होएगी ना, आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए PCI DSS। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, PCI कंप्लायंस आपको लेना ही पड़ेगा जहां पे आप किसी भी तरीके की डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जब आप किसी को पे कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या उनका बिजनेस, क्या उनका जो भी वेबसाइट है वो PCI कंप्लायंस है। PCI DSS का मतलब है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, ठीक है, डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है तो उस पर ISO स्टैंडर्डाइज्ड या इस तरीके से हम मार्क को चेक करते हैं, राइट, तो हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज तो सही है। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट के अंदर भी PCI DSS वही रोल प्ले करता है। पहले ये चेक करो क्या उनके पास PCI कंप्लायंस है,
ठीक है. If they have the PCI compliance, that means they have the authority, they will take your card data when you are making the payment, they will encrypt it, और वो आपका डेटा बाहर नहीं भेजेंगे. फिर वो एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ जाते हैं, राइट. पेमेंट गेटवे भी इसी तरीके से काम करता है. जब आप किसी भी को भी पैसे भेज रहे हैं, या जैसे यूपीआई भी एक तरीके का, जैसे थर्ड पार्टी जो यूपीआई, वो पेमेंट गेटवेज ही है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ फिगर में दिखाऊं, सपोज आपने अमेजोन पे कुछ खरीदा, ठीक है, आपने अपना कार्ड इन्फॉर्मेशन डाला, तो वो आपको एक पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है, जहाँ पे आप अपना ओटीपी डालते हो ना. जहाँ पे भी अमेजोन का तो चलो अपना पेमेंट गेटवे है, जहाँ पे आप अपना ओटीपी पे कर रहे हो वो पेमेंट गेटवे है. निटर के अंदर जब आपने यहाँ पे रजिस्टर किया, आपका कौन सा पेमेंट गेटवे था? पेयू मनी था ना. तो दैट इज अ थर्ड पार्टी. सपोज आपको लगता है कि फ्रॉड रजिस्ट्रेशन हो गई मेरी निटर के अंदर, तो कुछ देर तक ना पैसा आपका पेयू मनी में पड़ा होता है, वो इतनी जल्दी निटर के पास नहीं आता. अगर आपने गलती से ट्रांजैक्शन ऐसी कर दी है, पेमेंट गेटवे का यही फायदा है. रिफ्लेक्ट मैम तभी कर देगा, लेकिन वो दूसरे के पास नहीं जाएगा. अगर इंडिया के अंदर जो 1930 कॉल है, 1 घंटे के अंदर अगर आप यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, विद इन 1 आवर अगर आपको लगता है कि नहीं ये पेमेंट गलत है, आपकी पेमेंट एज इट इज वापस आ जाएगी. कॉल ऑन 1930, पुलिस प्रोफेशनल वहां पे होगा, यू गिव योर ट्रांजेक्शन आईडी, आपकी जो पेमेंट है वो रिवर्स हो जाएगी. ठीक है. पेमेंट गेटवे का फायदा ही है ना, अगर आप बैंक टू बैंक भेज रहे थे, तो उसके पास जब आ गया, वो तो कह देगा नहीं मेरे पास नहीं है, ही विल डिनाई. ठीक है. पेमेंट गेटवे का फायदा ये है कि उसके ऊपर वो भी ट्रस्ट करता है, वो भी ट्रस्ट करता है. तो वो सोचे अगर एक्चुअल निटर है, उसके पास पैसा आ जाएगा पेयू मनी से, ही इज एश्योर्ड. लेकिन अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे थे, सपोज पेयू मनी नहीं होता, इसीलिए निटर में जब पहले रजिस्ट्रेशन होती थी, ठीक है, तो आप निटर के अकाउंट में भेजते थे. अभी भी निटर के अकाउंट में जा रहा है. जब डिजिटल पेमेंट आप ले रहे हो, अब निटर ने कहा कि मुझे डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है, तो निटर को पेयू मनी के पास जाना पड़ा. आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दो जिसमें जो यूजर का डेटा मैं लूंगा, कार्ड का या नेट बैंकिंग का, वो सिक्योर होगा, वो एनक्रिप्ट होगा. अब इसमें अगर कल को कोई भी दिक्कत आती है, तो वी विल गो टू पेयू मनी, यू विल नॉट कम टू निटर चंडीगढ़. तो कोई दिक्कत ट्रांजेक्शन की अभी भी आती है, ऐसा नहीं है पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर करते हैं प्रॉब्लम नहीं आती, किसी की फेल हो जाती है, किसी की, तो द अथॉरिटी फ्रॉम निटर चंडीगढ़ कॉन्टैक्ट्स पेयू मनी कि ऐसे ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन फंसी हुई हैं. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. जी. आपके अकाउंट में वो तभी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पेमेंट गेटवे में नहीं होंगे, हो जाएंगे, लेकिन वो वापस करने आसान है, वो वापस आ जाएंगे, एकदम नहीं आते मैम. जैसे हम ये वाला कर रहे हैं, ये वाला तो दैट इज पॉसिबल, यूपीआई जो डायरेक्ट पीयर टू पीयर है, दैट इज पॉसिबल. लेकिन ये वाली पीयर टू मर्चेंट के केस में आ गई. ठीक है. तो वो रिवर्स करना आसान है. बात ये, अगर आप 4 दिन बाद 8 दिन बाद कह रहे हो कि अब मुझे पैसा चाहिए, फिर मिल सकता है, बट इट गेट्स टीडियस. ठीक है. कुछ ट्रांजैक्शन ये ऐसे ही हो गया कि एक लॉग बुक मेंटेन की हुई है आपने, और इस तरीके से वो आसान है, रिवर्सल उसका इजी हो जाता है. अब आपने ये भी चेक किया होगा कि अक्टूबर 31 के बाद आपको, सॉरी दिसंबर 31 के से पहले आपको ये अमेजोन कह रहा होगा कि आप अपनी कार्ड डिटेल्स हटा दीजिए, या फ्लिपकार्ट कह रहा होगा, या व्हाटएवर, मिंत्रा वगैरह जो भी आप वेबसाइट यूज करते हैं. तो क्रेडिट कार्ड के अंदर नाउ देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसको अब इंडिया में भी अडॉप्ट कर लिया है. ठीक है. दैट टोकनाइजेशन. पहले क्या होता था कि आप अपनी कार्ड डिटेल डालते थे और वो सेव हो जाती थी, फिर एंड में आपको सिर्फ क्या डालना पड़ता था, सीवीवी एंड द ओटीपी, है ना. अब जो 31 दिसंबर के बाद सारे के सारे मर्चेंट्स को ये कहा गया कि आप किसी भी हालत में कार्ड डिटेल्स को सेव नहीं कर सकते. अब जब सेल लगती है, फास्टर चेकआउट चाहिए, आपको ये होता है कार्ड डिटेल सेव हो, बार बार कार्ड नंबर, नाम, एक्सपायरी, सीवीवी ना डालना पड़े. तो बेसिकली उसमें क्या हुआ कि इन मर्चेंट्स को कहा गया कि आप टोकनाइजेशन का यूज कीजिए. इस टोकनाइजेशन में क्या होगा, आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ठीक है. उस टोकन के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एनक्रिप्टेड होगी, मतलब विजिबल नहीं होगी. हर एक, सपोज आपका एक कार्ड अमेजोन में भी सेव्ड है, एक कार्ड आपका फ्लिपकार्ट में भी सेव्ड है, दोनों के लिए जो टोकन बनेगा वो डिफरेंट बनेगा. ठीक है. टोकनाइजेशन से क्या होगा, हर एक कार्ड को एक, हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट टोकन बन जाएगा. तो अब आपकी कार्ड डिटेल्स सेव भी नहीं की मर्चेंट ने, एक टोकन भी बन गया. नाउ फास्टर चेकआउट्स भी हो सकते हैं, और आपको कोई मतलब देयर इज नो केस ऑफ कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड की जा सकती है. ठीक है. 1930 पे कॉल कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के केस में. एंड दिस इज द वेबसाइट जहाँ पे आप एनोनिमसली, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपार्ट फ्रॉम पेमेंट्स ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ साइबर क्राइम्स, बहुत तरीके के होते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, दोनों तरीके से यू कैन रिपोर्ट, यू कैन एनोनिमसली ऑल्सो, और अपनी आइडेंटिटी रिवील करके भी आप बता सकते हैं. राइट. अब आपको लगता है कि अब तो कोई नहीं सुन रहा, सपोज बहुत बड़ा 10,000 15,000, देखो 500,000 अलग चीज होती है, बट व्हेन इट इज अ बिग अमाउंट, ठीक है, जैसे, तो उस केस में आपने कंप्लेन लॉन्च कर दी बैंक के साथ, पुलिस के साथ भी लॉन्च कर दी. आप बैंक के धक्के खा रहे हो, पर बैंक सुन नहीं रही है.
ठीक है। तो उस केस में भी देयर इज अ बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कि अगर आपको लगता है कि बैंक ने 1 महीने में सोल्यूशन मुझे प्रोवाइड नहीं किया है, ये वाली जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट जो @ आपको वेबसाइट दिया हुआ है, वहां पे जाके, इट्स बेसिकली अ लोकपाल फॉर द बैंक्स, ठीक है, तो यहाँ पे जाके भी आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। व्हेन द बैंक इज आल्सो नॉट लिसनिंग टू यू, देन यू कैन गो हियर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज ऑफलाइन आल्सो।